हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो है ये एमपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ उसका शिफ्ट 1 का शिफ्ट 1 ही हुआ है आज। तो आज इसका हम कंप्लीट एनालिसिस देखने वाले हैं जो कि 100% एक्यूरेट एनालिसिस है। तो आप इसको ज़रूर देखिए ताकि जो इनका हो गया वो भी ज़रूर देखें और जिनका आने वाला हो वो भी ज़रूर से देखें, ताकि क्योंकि हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और देखें कि कैसा पेपर आ रहा है। ठीक ना दोस्तों? तो आइए देरी न करते हुए क्वेश्चनों को देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो आया था वहाँ पर दिया है कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। ऐसा प्रश्न आया था आज के पेपर में कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। तो इसका देखिए हम लोग भी देख रहे हैं, इसका विस्तार में जो क्या है लिखा कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक ना, और उन्हें शपथ दिलाता है जिनकी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक ना। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो शायद देखिए प्रश्न जो है यहाँ पर जो स्टूडेंट ने बताए थे वो एग्जैक्टली वही, क्योंकि आए तो एग्जैक्टली वही नहीं हो सकता, तो मतलब उससे संबंधित आए हैं। ठीक ना दोस्तों? तो आप लोग इसको समझ लेना। यहाँ पर आया था कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आया था। ठीक ना दोस्तों? तो हम उस विस्तार में सब देख लेंगे कि कैसे बना होगा प्रश्न। ठीक ना। तो यहाँ पर लिखे, पहले देखिए कि इसके प्रमुख बिंदु कौन से हैं भारत छोड़ो आंदोलन के। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की वो हुई थी 8 अगस्त 1942 को, यानी 8 अगस्त को शाम को हुई थी। तो 8-9 अगस्त तो, लेकिन मेनली 8 ही अगस्त को। ठीक ना। 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन से इस आंदोलन की घोषणा की गई थी। ठीक ना दोस्तों? नेतृत्व किसने किया था? देखिए, नेतृत्व आंदोलन के मुख्य नेता महात्मा गांधी थे, जिन्होंने इसमें करो या मरो का नारा दिया था। ठीक ना। नारा क्या था ये आप लोग जानते हैं, करो या मरो। अब देखिए उद्देश्य क्या है इसका। भारत से ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त करना और स्वतंत्रता प्राप्त करना। ठीक ना। अब देखिए गिरफ्तारी इसमें किसकी हुई थी। आंदोलन शुरू होते ही महात्मा गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक। जनता की भूमिका क्या थी। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद युवा और अन्य कार्यकर्ताओं ने हड़तालों और तोड़फोड़ की गतिविधियों के जरिए आंदोलन जारी रखा। और क्या हुआ कि अब देखिए समानांतर सरकारें कौन थी। आंदोलन के दौरान कुछ क्षेत्रों में जैसा सतारा, मेदिनीपुर में समांतर सरकारों की स्थापना की गई। ठीक। और ब्रिटिश दमन, देखिए ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए सख्त रवैया अपनाया और कई गिरफ्तारियां भी हुई। ठीक ना। और इसका प्रभाव क्या हुआ। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के अंत को तेज कर दिया और यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण और निर्णायक क्षण साबित हुआ। ठीक। अगला प्रश्न जो आया था वो डीपीएसपी से आया था कि यानी डीपीएसपी किस भाग में है। ठीक ना। तो डीपीएसपी दोस्तों जो है वो भाग 4 में है। ठीक ना। तो इसमें देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, इनका पूरा नाम सिद्धांत। और यहाँ पर निर्देशक नहीं होगा, ये होता है निदेशक। वास्तव में क्या होता है पढ़ लेते हैं, लेकिन होता क्या है निदेशक। ठीक ना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4, यही पूछा गया था। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में दिए गए हैं। ठीक। निर्देशानुसार दिशा निर्देश, इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतांत्रिक की स्थापना करना है जिससे एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो सके। ठीक। ये सिद्धांत अदालतों द्वारा सीधे लागू करने योग्य नहीं हैं, लेकिन कानून बनाते समय सरकार का मार्गदर्शन करना इनका मुख्य कार्य है। और ये आयरिश संविधान से लिया गया है। ठीक। आयरिश माने आयरलैंड। ठीक ना। ठीक ना। कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। और डीपीएसपी की मुख्य बातें और देख लेते हैं क्या है। डीपीएसपी की मुख्य बात देखिए, उद्देश्य क्या है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करके कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। ठीक। कानूनी स्थिति में यह गैर न्याय संगत है, जिसका अर्थ है कि इन्हें लागू कराने के लिए आप सीधे अदालत नहीं जा सकते। ठीक ना। हाँ, डीपीएसपी जो है पर जो दिए गए हैं, जो बातें लिखी हैं डीपीएसपी में, उसके लिए आप सीधे तौर पर न्यायालय नहीं जा सकते, यानी नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है ना।
अगला प्रश्न है दोस्तों आपके साथ, ये उसी में का एक और है। सरकार के लिए मार्गदर्शन में ये केंद्र और राज्य सरकारों के लिए नीतियां बनाने के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, प्रेरणा क्या है? इन सिद्धांतों की प्रेरणा जो है आयरिश संविधान से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से लिया गया था इसको। और देखिए प्रस्तावना के संबंध, ये प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए है। ठीक, अगला प्रश्न मिला दोस्तों, आया था नर्मदा नदी से। प्रश्न आया था कि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। ठीक ना, तो देखिए नर्मदा नदी मध्य भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली एक प्रमुख नदी है। ठीक, जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और देखिए 1312 किलोमीटर तक बहती हुई गुजरात में खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पर लंबाई पूछा था तो इसका 1312 किलोमीटर। ठीक, अब देखिए यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर बहती है। प्रमुख पहलुओं में इसका उद्गम मार्ग, लंबाई एवं प्रमुख सहायक नदियां तथा जल प्रबंधन और इतिहास में इसका महत्व है, जिसे पुरातात्विक महत्व भी शामिल है। ठीक, अब अगला प्रश्न आया तो ये 5 नंबर का देखिए, एमपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, ऐसा कुछ प्रश्न आया था। ठीक ना दोस्तों, कौन सा है? तो एमपी का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो कौन है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक ना, एमपी का यानी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पार्क कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कान्हा टाइगर रिजर्व नाम से भी जाना जाता है। यह ठीक मांडला और बालाघाट जिलों में लगभग 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना जो है 1955 में हुई थी और इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया था। और देखिए यह रॉयल बंगाल टाइगर, तेंदुआ, हाथी और गौर जैसे विभिन्न वन्यजीवों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये आया था कि खजुराहो महोत्सव से आया था, संबंध प्रश्न था कि शायद आया था कि खजुराहो महोत्सव समारोह कहाँ पर आयोजित हुआ। ठीक ना, ऐसे कुछ आया था, तो आप लोग देखिए इसके बारे में। तो खजुराहो महोत्सव जो है, खजुराहो नृत्य महोत्सव एक साप्ताहिक तक चलने वाला कार्यक्रम है जो शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैलियों का जश्न मनाता है, जो आमतौर पर 20 से 26 फरवरी तक भारत के मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर समूह में आयोजित किया जाता है। और मध्य प्रदेश सरकार और उत्साद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी द्वारा आयोजित इस महोत्सव में प्रसिद्ध नर्तक मंदिरों की पृष्ठभूमि में प्रस्तुति देते हैं, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। ये इसको जो है यानी खजुराहो महोत्सव को यूनेस्को हेरिटेज में भी सम्मिलित किया गया। ठीक, 2025 के आयोजन में सबसे लंबी शास्त्रीय नृत्य मैराथन जो है ये हॉट एयर बैलून शो, एक खाद्य महोत्सव और विभिन्न सांस्कृतिक साहसिक गतिविधियाँ के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास भी शामिल था। अगला प्रश्न देखिए क्या है, आया था कि बेतवा नदी परियोजना। ठीक ना, अब देखिए बेतवा नदी से प्रश्न क्या था कि बेतवा नदी, जिसे वेत्रवती के नाम से भी जाना जाता है, भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है जो मध्य प्रदेश के विंध्य हिमालय पर्वतमाला से निकलती है और उत्तर पूर्व में बहते हुए हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक ना, यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित एक सहायक नदी है। इसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व, जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। यह नदी अपने पार वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण और इस पर डुकवान और देवगढ़ में 2 प्रमुख बांध हैं। ठीक, अगला प्रश्न आया दोस्तों कि हीराकुंड बांध से संबंधित था कि हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा के संबलपुर शहर के पास महानदी पर बना एक बहुउद्देशीय बांध है, जो दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। ठीक, इसका निर्माण बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए किया गया है। ठीक, और भारत की स्वतंत्रता के बाद की पहली प्रमुख नदी घाटी परियोजना थी। यह 4.8 किलोमीटर लंबा मुख्य बांध और तटबंधों के साथ इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर थी। ठीक ना, ये कहाँ है दोस्तों? ये उड़ीसा में, आप लोग समझ गए। ठीक ना, अगला प्रश्न दोस्तों आया था कि पीएम मित्र पार्क आया था, इससे संबंधित प्रश्न था।
पीएम मित्र पार्क से संबंधित, ठीक ना। तो आप आइए इसके बारे में देखते हैं कि पीएम मित्र पार्क बड़े एकीकृत कपड़ा केंद्र है जिन्हें कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, ठीक ना। वो इसका लक्ष्य क्या था, कम से कम 1000 एकड़ क्षेत्र में एक ही स्थान पर बहुत सारे यानी कताई और बुनाई, ठीक ना, कताई और बुनाई से लेकर परिधान और प्रसंस्करण तथा संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का निर्माण करना था, ठीक ना। और इस योजना के उद्देश्य में निवेश आकर्षित करना, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा और क्या था कि प्लग एंड प्ले सुविधाएं प्रदान करके निर्यात को बढ़ाना शामिल है, जिसके तहत तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में 7 पार्कों की योजना बनाई गई थी, ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने ये आया था कि धूपगढ़ में कौन सी पहाड़ी आती है, ऐसा प्रश्न आया था दोस्तों। तो आप लोग देखिए इसके बारे में देखते हैं कि धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वतमाला में एक विशेष रूप से महादेव पहाड़ियों में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी हिल स्टेशन के पास और सतपुड़ा श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। और देखिए पहाड़ी श्रृंखला सतपुड़ा पर्वतमाला, ठीक ना। ये उप पहाड़ी इसका क्या महादेव पहाड़ी है, स्थान क्या पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, ठीक। अब देखिए आया था दोस्तों कि एमपी में पूर्व में, ठीक ना, पूर्व से किस नदी का उद्गम होता है। तो मध्य प्रदेश से पूर्व की ओर बहने वाली नदी, पूर्व से देखिए यहाँ पर पूर्व की ओर, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, पूर्व से बहने वाली नदी सोनटोंस, और ये नदी उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं और अंततः यमुना और बेसिन में मिल जाती हैं। ये था कि ये पूर्व से मिलती हैं। जैसे ये लिखा एमपी में पूर्व से किस नदी का उद्गम होता है, तो पूर्व से उद्गम होता है किसका, नर्मदा नदी का, ठीक ना। नर्मदा और कौन नदी, ताप्ती नदी, जो पूर्व से निकलती हैं और पश्चिम में जाकर खंबात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करते हैं, ठीक ना दोस्तों। अगला प्रश्न रहा, तो ये सोन के बारे में था, ये पूर्व की ओर जाती हैं, ठीक ना, ये पूर्व की ओर जाती हैं, प्रश्न दूसरा था उसमें, ठीक ना। तो आइए अगला देखते हैं दोस्तों। 12वां नंबर प्रश्न था क्या कि बंदरगाह के बारे में प्रश्न आया था कि बंदरगाह मतलब बंदरगाह का नाम स्टूडेंट ने बताया था, लेकिन बंदरगाह संबंधित प्रश्न आया था। तो हम आइए एक बार पूरे बंदरगाहों को देख लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए पश्चिमी घाट तट के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन थे। तो देखिए पश्चिमी घाट में देख लीजिए, पहले आता है गुजरात। तो गुजरात में कौन है, कांडला बंदरगाह, ये एक ज्वारी बंदरगाह, ठीक ना दोस्तों। ये कैसा है, ज्वारी बंदरगाह है, ज्वारी, ठीक ना। मुंबई बंदरगाह, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नेहवा सेहवा जिसे कहते हैं, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। मोरमो गोवा बंदरगाह कहाँ है, गोवा में। आप अगर इसको समझना चाहिए, जैसे गाओ लिखा, गाओ मतलब गोवा से, ठीक है। अब यहाँ पर न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ, कर्नाटक में, ठीक ना। कोचीन बंदरगाह कहाँ, केरल में। अब देखिए पूर्वी तट के जो बंदरगाह हैं उनको देखते हैं। यहाँ पर पूर्वी तट कोलकाता है ऊपर, तो कोलकाता का नाम क्या, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, जो पश्चिम बंगाल में है, ठीक ना। सबसे पुराना बंदरगाह ये रहा। पारादीप, देखिए पारादीप बंदरगाह कहाँ, उड़ीसा में है। विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ, आंध्र प्रदेश में है। कामराजर बंदरगाह कहाँ, एन्नोर यानी तमिलनाडु में है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है। तूतीकोरन बंदरगाह कहाँ, तमिलनाडु में है। और क्या है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन रहा, अब इसके बाद देखिए कहाँ से आया, नेशनल वाटरवे फर्स्ट NW, ये नेशनल वाटरवे फर्स्ट जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो है, आइए इसके बारे में देखते हैं स्थित कहाँ है। ये है प्रयागराज से हल्दिया तक, ठीक ना। तो कहाँ लिखा, यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है जो गंगा, भागीरथी, हुगली नदी और प्रणाली पर उत्तर प्रदेश, ठीक ना, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज कौन, इलाहाबाद से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक 1620 किलोमीटर का लंबा नेशनल वाटरवे फर्स्ट, ठीक ना। उद्देश्य क्या है इसका, इस जलमार्ग का मुख्य उद्देश्य जल परिवहन को बढ़ावा देना, जिससे माल और यात्री परिवहन को और अधिक कुशल, सस्ता और पर्यावरण को अनुकूल बनाया जा सके, ठीक। इस विकास परियोजना इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए विश्व बैंक के तकनीकी और वित्तीय सहयोग से जल मार्ग विकास परियोजना
GMVP का कार्यान्वयन किया जा रहा है। ठीक, अगला प्रश्न रहा दोस्तों आपके सामने, ऐसा आया था कि मटकी नृत्य किस जनजाति के द्वारा मनाया, ये गोंड जनजाति के द्वारा मनाया, ठीक ना। अब देखिए, मटकी नृत्य मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें गोंड जनजाति की खान बदोश महिलाएं भी शामिल होती हैं। यह एक लोक नृत्य है जो विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर किया जाता है। ठीक ना दोस्तों, एक प्रश्न आया था कि महाराष्ट्र के आया था कि इनमें से महाराष्ट्र का कौन सा नृत्य है। तो आइए हम सभी महाराष्ट्र के जितने भी नृत्य हैं उनको देख लेते हैं। अब देखिए, पहला क्या है, महाराष्ट्र के लोक नृत्य को देख लें। ये लावड़ी जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक ना, अब देखिए इसके बारे में, पारंपरिक गीत और नृत्य का संयोजन जो ढोलकी की थाप पर किया जाता है और अपनी शक्तिशाली लय के लिए प्रसिद्ध है। यह मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तमाशा भी कहाँ महाराष्ट्र का एक पारंपरिक लोक रंगमंच है जिसमें गायन और नृत्य शैली और पूरे राज्य में बहुत लोकप्रिय है। ठीक, और देखिए लोजिम, ठीक है, लेजिम है। लेजिम एक लोक नृत्य है, कहाँ का, ये महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य जिसका नाम एक लकड़ी के वाद्य यंत्र के नाम पर रखा गया है, जिसमें धातु की डिस्क लगी होती है। ठीक, और क्या, कोली, एक कोली नृत्य मुंबई के कोली लोगों द्वारा विकसित किया गया एक नृत्य समुद्र की लहरों के लय को दर्शाता है। ठीक, एक धनगरी गाजा, सोलापुर जिले के धनगरों द्वारा अपने देवता के प्रति सम्मान दिखाने के लिए किए जाने वाले एक नृत्य है। ठीक ना, एक गोंधल, ये एक पारंपरिक अनुष्ठानिक नृत्य नाट्य है जो देवी की पूजा से जुड़ा है। ठीक ना, और ये क्या है दोस्तों, लिखा है दही किला गोविंदा नृत्य, जन्माष्टमी के दौरान किया जाता है। इसमें लोग मानव पिरामिड बनाकर दही से भरे मटके को फोड़ते हैं। ठीक, अगला दोस्तों है कि पावरी नाच, ठीक ना, इन तरफा नाच एक कोकना आदिवासी नृत्य जो शुष्क लौकी से बने पावरी नामक वाद्य यंत्र के साथ जुड़ा। ठीक ना, कहा होता है कि पिवाड़ा एक बहादुर मराठा योद्धाओं की कहानी सुनाने वाला नृत्य है जिसे तबला और ढोलक की थाप पर किया जाता है। ठीक, और एक ये लास्ट है डिंडी, ये एक धार्मिक लोक नृत्य है जो भगवान कृष्ण से संबंधित उत्साह को व्यक्त करता है। तो इतने जो है नृत्य रहे कहाँ, महाराष्ट्र के। तो आप इनको सभी को याद कर लेना, शायद इसमें कोई दूसरा पूछा होगा तो आने वाली जो शिफ्ट में वो दूसरा भी पूछ सकता है, तो इनको आप जो है याद रखिएगा। ठीक ना दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, एमपी नदी से जोड़ो परियोजना कहाँ चली है। एमपी नदी जोड़ो परियोजना कहाँ चली है, तो मध्य प्रदेश की नदी जोड़ो परियोजना का मुख्य विस्तार केन बेतवा लिंक, ठीक ना, ये केन बेतवा लिंक जो मध्य प्रदेश में केन नदी से अतिरिक्त पानी को उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी तक पहुंचाने के लिए एक परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र पर केंद्रित है, जहां सूखे से प्रभावित क्षेत्रों को सिंचाई और पेयजल के लिए पानी उपलब्ध कराया जा सके। ठीक ना, और क्या है, इसके अतिरिक्त पार्वती काली सिंध चंबल योजना भी, ये पार्वती काली सिंध चंबल योजना मध्य प्रदेश में जल संकट को दूर करने में मदद करेगी। अगला प्रश्न दोस्तों आया था नालंदा विश्वविद्यालय से। ठीक ना, अब देखिए नालंदा विश्वविद्यालय में कैसा रहा होगा प्रश्न, हम समझ लेंगे, बाकी इसमें से जो भी प्रश्न आएगा इसको हम पढ़ेंगे तो जो भी प्रश्न होगा वो सभी बन जाएगा। ठीक ना, तो नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी देखिए। नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तार 2 चरणों में हुआ। प्राचीन काल में यह एक विशाल आवासीय विश्वविद्यालय था जिसका भव्य अवशेष आज भी बिहार के नालंदा में, और वर्तमान में इसका पुनरुद्धार नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में किया गया है, जो एक आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय शोध गहन विश्वविद्यालय है और जिसका विस्तार 17 देशों के छात्रों के साथ हो रहा है। ठीक, प्राचीन में देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की, इसका शुरुआत क्या है, कैसे क्या हुई, तो शुरुआत और उत्तर देखिए। लगभग 5वीं शताब्दी में सम्राट कुमार गुप्त प्रथम द्वारा स्थापित यह दुनिया का पहला विशाल आवासीय विश्वविद्यालय था। ठीक, तो पूछ भी सकता है कि इसकी जो स्थापना उसने की, किसने की, तो कुमार गुप्त प्रथम ने की। ठीक है, छात्र और शिक्षक इसमें लगभग कितने 10,000 और छात्र और 2,000 शिक्षक थे, और यह 108 विषयों की शिक्षा प्रदान करता था। ठीक ना, देखिए भवन और पुस्तकालय यह 10 किलोमीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा, जिसमें से 90 लाख पांडुलिपियों वाली एक पुस्तक विशाल थी। पतन कब हुआ, 13वीं शताब्दी में। शुरुआत में बख्तियार खिलजी के हमले में इससे जला दिए गए। आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक ना, ये प्रश्न कभी पूछ लेता है कि मतलब इसका पतन कब हुआ, तो ये बख्तियार खिलजी ने इसको 13वीं शताब्दी में जला दिया था। ठीक, अब देखिए
आधुनिक में देखिए पुनरुद्धार 2010 में एक विशेष अधिनियम के तहत इसे पुनर्जीवित किया गया और 2014 में इसको पुनरुद्धार शुरू हुआ। वर्तमान स्वरूप में यह एक स्नातकोत्तर अनुसंधान गहन अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जिसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था का दर्जा प्राप्त है। ठीक ना। और देखिए और अब से 17 देशों में 400 छात्र पढ़ रहे हैं और यह विश्व स्तर पर ज्ञान का केंद्र बना है और इसका एक नया आधुनिक परिसर बनाया गया है जो पारंपरिक शिक्षा को आधुनिक तकनीक से साथ जोड़ता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि मणिपुर का नृत्य आया था। ठीक ना। तो हम जो है सभी नृत्य को देख लेते हैं मणिपुर के, तो कोई भी होगा उससे हम, क्योंकि एग्जैक्टली पता तो है नहीं कि कौन सा नृत्य आया था, तो आए थे इनमें से कोई, मतलब इनमें से कौन सा नृत्य है, तो इसको सभी को देख लेंगे तो हमें सभी याद हो जाएंगे। ठीक ना। तो आइए देखते हैं। मणिपुर का नृत्य विस्तार एक समृद्ध परंपरा है जिसे शास्त्रीय और लोक दोनों शैलियों में शामिल है। शास्त्रीय नृत्यों में प्रमुख रासलीला जो कृष्ण और गोपियों की कहानियों पर आधारित है। लोक नृत्यों में लाई हरोबा सबसे पुराना है और अन्य प्रसिद्ध नृत्यों में पुंग चोलम, थंग और खबा थोइबी और नुपा शामिल है। ठीक ना। ये सभी नृत्य मणिपुर की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा हैं। अब देखिए शास्त्रीय नृत्य मणिपुर के रासलीला है, संकीर्तन है। ठीक, ये कौन है? मणिपुर के शास्त्रीय नृत्य हैं। देखिए मणिपुर नृत्य की सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय शैली है जो भरत मुनि के लास तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इससे पारेंग नामक शुद्ध नृत्य क्रम प्रस्तुत किया जाता है। ठीक ना। यह एक प्रकार का सामूहिक गायन है जो नृत्य के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए लोक नृत्य देखते हैं। लोक नृत्य देखिए तो लाई हरोबा क्या है? लोक नृत्य है। मणिपुर का सबसे पुराना और पारंपरिक नृत्य है जो भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए किया जाता है। ठीक। और देखिए पुंग चोलम, यह एक जीवित और ऊर्जावान पुरुष नृत्य है जिसमें ढोल और तलवारबाजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक। खम्बा थोइबी क्या है? एक ये धार्मिक नृत्य है। ठीक ना, जो महिलाओं द्वारा किया जाता है जिसमें देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। और नुपा एक पुरुष जिसे कलाकार लकड़ी की छड़ी का उपयोग करते हैं। ठीक ना। और ये भी है। ठीक ना, आप लोग इसको देख लेना, ये थांगदा और मैं भी। ठीक। अगला प्रश्न जो दोस्तों आया वो आया गोदावरी नदी, यानी गोदावरी नदी पर बांध आया था कि इनमें से मतलब कौन से गोदावरी नदी पर बांध है। ठीक। तो आप हम सभी बांधों को देख लेते हैं कि गोदावरी नदी में कौन कौन से बांध हैं। ठीक ना। तो देखिए गोदावरी नदी पर बांध है। गोदावरी नदी के विस्तार में कई महत्वपूर्ण बांध बनाए गए हैं जिनमें से महाराष्ट्र में गंगापुर, ठीक ना, जयकवाड़ी और बांध, तेलंगाना में श्री राम सागर परियोजना और आंध्र प्रदेश में पोलावरम परियोजना शामिल है। ठीक ना। ये बांध सिंचाई, पेयजल और जल विद्युत उत्पादन के लिए पानी को नियंत्रित करते हैं और सूखे से ग्रस्त क्षेत्रों को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक। अब प्रमुख बांध और परियोजनाएं देख लेते हैं इसी पर। देखिए वही जो है पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश एक बहुउद्देशीय बांध है जो सिंचाई, पेयजल और जल विद्युत को प्रदान करता है। ठीक ना। अब ये देखिए श्री राम सागर परियोजना जो कि तेलंगाना में स्थित है, यह निजामाबाद के जिले में सिंचाई और पेयजल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण और तेलंगाना को सूखे वाले क्षेत्रों को लाभ पहुँचाती है। ठीक। जायकवाड़ी बांध जो महाराष्ट्र में स्थित है, मराठावाड़ क्षेत्र की सिंचाई और पेयजल आपूर्ति के लिए पैठड़ के बनाया गया और ये बांध महाराष्ट्र के सबसे बड़े मिट्टी बांधों में से एक है। ठीक, जो कि कहाँ पर स्थित? गोदावरी नदी पर स्थित है। और देखिए दोस्तों कि गंगापुर बांध महाराष्ट्र जो नासिक के पास स्थित है। इस बांध में गंगापुर जलाशय बनता है जो नासिक को पीने का पानी उपलब्ध कराता है। ठीक ना। धवलेश्वरम बैराज जो आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों, यह गोदावरी डेल्टा में नहरों के माध्यम से सिंचाई की सक्षम बनाता है और बाढ़ को नियंत्रित करता है। ठीक। अब देखिए पट्टा सीमा लिफ्ट सिंचाई योजना जो ये क्या है? गोदावरी को कृष्णा नदी से जोड़कर पानी का रायल सीमा क्षेत्र में स्थानांतरित करने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन दो गरबा से संबंधित। गरबा क्या है? गरबा जो है गुजरात का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो कि क्या है? यूनेस्को हेरिटेज में सम्मिलित है। कहाँ? यूनेस्को हेरिटेज में
यूनेस्को हेरिटेज में सम्मिलित है। ठीक, देखिए गरबा गुजरात का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो देवी दुर्गा को 9 दिनों के लिए उत्सव नवरात्रि के दौरान किया जाता है। यह एक गोलाकार नृत्य है जो अक्सर मिट्टी के एक छिद्रित बर्तन में जिसमें दीपक रखा जाता है के चारों ओर किया जाता है, जिसे गर्भ कहा जाता है, और इसमें महिला ऊर्जा शक्ति की पूजा करती है। गरबा को एक सामाजिक और भक्तिपूर्ण नृत्य के रूप में देखा जाता है जिसमें अक्सर पारंपरिक पोशाक और संगीत शामिल है। ठीक ना, आप लोग इसको जरूर रखिएगा कि ये जो है यूनेस्को हेरिटेज में सम्मिलित है। ठीक ना, क्योंकि ये पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा यूनेस्को हेरिटेज में सम्मिलित है, तो गरबा जो है यूनेस्को हेरिटेज में सम्मिलित है। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने ये कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने कौन से रेलवे का उद्घाटन किया। दोस्तों तो इसमें कई रेलवे का अब इस वर्ष उद्घाटन किए थे हाल ही में। ठीक है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में मध्य प्रदेश में कई रेलवे का स्टेशन और परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इनमें से 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों में से 6 स्टेशनों का उद्घाटन किया, जैसे कि कटनी, नर्मदापुरम, ओरछा, सिवनी, ठीक, और शाजापुर और श्रीधाम, ठीक, शामिल है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने इंदौर मेट्रो रेल परियोजना और सतना और द्वितीय हवाई अड्डा परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है। 22 नंबर का ये अगला प्रश्न दोस्तों आया था कि एमपी के सीएम कौन है। ठीक है, तो आपको बताना है कि एमपी के सीएम कौन है। मोहन यादव हैं, और इसके राज्यपाल भी आप लोग देख लीजिए कि शायद इसमें सीएम आया हो, अगले में राज्यपाल भी आ सकता है। तो कौन है, श्री मंगू भाई पटेल हैं। ठीक, अब देखिए और प्रश्न जो आया था कि मध्य प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार मंत्री कौन है, तो श्री नारायण सिंह पवार राज्य मंत्री जो हैं वो कौन है, स्वतंत्र प्रभार मध्य प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं। ठीक ना, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास के। ठीक, तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं, और जो कि ये क्वेश्चन नहीं, इससे संबंधित ऐसे तो ज़रूर से ज़रूर मतलब क्वेश्चन फंसेंगे, आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। ठीक ना दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगली शायद आज एक ही शिफ्ट हुआ है, तो अगली शिफ्ट कल होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली शिफ्ट के लिए हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।